नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बंसल अपने YouTube चैनल कोविड-19 इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अर्थात कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है के साथ प्रस्तुत हूँ। आज जब पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित है, यहाँ तक कि विश्व की महाशक्तियाँ भी इससे अछूती नहीं रही हैं और यह एक ऐसी महामारी है जो संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से या स्पर्श करने से फैल रही है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम लॉकडाउन के द्वारा भारत इस संक्रमण से अपेक्षाकृत काफ़ी हद तक सुरक्षित है। अतः मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करती हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, अर्थात घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। जहाँ एक ओर विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, वैश्विक मंदी फैली हुई है और भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 5% रह गई है। वहीं 2020-21 में तुलनात्मक आधार पर ये दर घटकर मात्र 2.8% रह जाने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही दबाव झेल रही है और कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव पड़ा है। कोरोना वायरस के कारण दिनांक 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिस कारण सभी औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, यातायात संसाधन आदि सब पूर्ण रूप से बंद हैं, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई है और आपूर्ति प्रभावित होने के कारण मांग भी प्रभावित हुई है। जहां इस कारण से आर्थिक वृद्धि दर में भी गिरावट आई है, घरेलू निवेश में कमी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कोरोना वायरस मात्र एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संकट बना हुआ है। इन परिस्थितियों में सरकार मौद्रिक नीति, मुद्रा नीति में क्या परिवर्तन लाती है, इसके लिए हमें सबसे पहले केंद्रीय बैंक के विषय में विस्तार से जानना आवश्यक होगा। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और इसका केंद्रीय कार्यालय भी कोलकाता में ही बनाया गया था। किंतु भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1935 से 31 दिसंबर 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक निजी स्वामित्व में था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शशिकांत दास जी हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के जो मूल कार्य हैं वो क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो मुख्य कार्य हैं उसमें नोटों का निर्गमन करना, विनियमित करना, प्रारक्षित निधि को बनाए रखना, सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना आदि केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। इसके बाद बात आती है केंद्रीय बैंक के संगठन की। तो केंद्रीय बैंक का जो संगठन होता है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है, जिसमें एक सरकारी निदेशक, एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, जिसमें से
2 केंद्रीय बैंक के ही अधिकारी होते हैं। सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी भी होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त 4 निदेशक होते हैं जो कि चारों स्थानीय बोर्ड से होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 स्थानीय बोर्ड जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। 31 मार्च 2020 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री दिलीप एस सिंघवी पश्चिमी क्षेत्र से और श्री बल्लभ रूपचंद्र भंसाली जी भी पश्चिमी क्षेत्र से हैं। इसके बाद आता है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी और श्री सुनील मित्रा जी हैं। उत्तरी क्षेत्र से सुश्री रेवती अय्यर जी एवं श्री राघवेंद्र नारायण दुबे जी हैं। दक्षिणी क्षेत्र से डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती जी हैं। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने जो भी आंकड़े दिए हैं वो सभी भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट और केंद्र सरकार की वेबसाइट से लिए गए हैं और ये सभी आंकड़े 31 मार्च 2020 के अनुसार हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, जो कि अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अपने सारे कार्य वित्तीय सर्वेक्षण बोर्ड के निर्देशन में करता है और इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी। इस सर्वेक्षण बोर्ड के गठन का उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का संपूर्ण पर्यवेक्षण करना है। वित्तीय सर्वेक्षण बोर्ड के क्या क्या मुख्य कार्य हैं? तो वित्तीय सर्वेक्षण बोर्ड के जो मुख्य कार्य हैं वो हैं बैंक निरीक्षण प्रणाली की पुनर्रचना करना, कार्यस्थल से दूर की निगरानी को लागू करना, सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना, पर्यवेक्षित संस्थाओं की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना। वर्तमान समय में वित्तीय सर्वेक्षण बोर्ड के क्या क्या लक्ष्य हैं? तो वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण करना, समेकित लेखा कार्य करना, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी मामलों का निपटारा करना, अनार्जित आस्तियों के निर्धारण में विविधता लाना, बैंकों के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल तैयार करना। इसके बाद आता है केंद्रीय बैंक के प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय बैंक कहाँ कहाँ प्रशिक्षण प्रदान करता है अपने अधिकारियों को? तो कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान। अब जो अहम बात आती है वो आती है केंद्रीय बैंक के कार्यों की। तो केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य हैं? तो केंद्रीय बैंक का जो प्रथम कार्य है वो है नोट छापने का अधिकार या नोट निर्गमन का अधिकार। भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को नोट छापने का अधिकार प्रदान किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के ही नोट छाप सकता है। 1 रुपये का नोट छापने का अधिकार भारत सरकार को है और उस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के तक के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों का बैंक भी कहलाता है, क्योंकि राज्य सरकारें अपना रुपया केंद्रीय बैंक के पास जमा रखती हैं और जिस पर केंद्रीय बैंक द्वारा राज्य सरकार को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, किंतु जब राज्य सरकार को आवश्यकता होती है तो केंद्रीय बैंक राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराता है।
बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए 3 मुख्य कार्य करता है। नंबर 1 ये है कि यह साधारण बैंकों के जमा रुपयों का संरक्षक होता है, वाणिज्यिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण प्रदान करता है और केंद्रीय बैंक साधारण बैंकों के लेन देन का निपटारा भी करता है। इसके बाद जो केंद्रीय बैंक का एक और मुख्य कार्य है वो है मुद्रा बाजार का संरक्षक, साख पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति और अविस्फीति दोनों ही परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण समस्त आर्थिक क्रियाकलापों में अस्थिरता आ जाती है और यह मनुष्य के लिए दुख एवं कष्ट से भरपूर समय होता है। अतः केंद्रीय बैंक उस समय मुद्रास्फीति और अविस्फीति को नियमित करने का कार्य करता है और निम्न प्रकार से साख पूर्ति पर नियंत्रण करता है, बैंक दर में कमी कर या वृद्धि करके। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके, सुरक्षित अनुपात में परिवर्तन करके, चयनात्मक साख नियंत्रण लागू करके, ये केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को सहायता प्रदान करना है। धन्यवाद।